जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं। पिछली 2 अध्यायों में हम लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बारे में डिटेल अध्ययन विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंध जो होता है, ठीक है, उसके बारे में, और मानव पर्यावरण और जो अनोनी क्रियाएं करता है अपने वातावरण में, ठीक, प्राकृतिक में जो अपनी क्रियाएं करता है, क्रियाकलाप करता है, उसके तरह जो भी उसमें परिवर्तन होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र में मानव पर्यावरण का मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ जो अनोनी क्रियाएं करता है उसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें हम लोग प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानने वाले हैं, और उसके बाद अमेजन बेसिन में जो जीवन है, और गंगा बेसिन में जो गंगा नदी मैदान में जो इसमें जो जीवन चल रहा है, जो जिस प्रकार का जीवन पद्धति है, उस चीज़ के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे लोग किस प्रकार निवास करते हैं, वनस्पति किस प्रकार के होते हैं वहाँ, ठीक है, वहाँ का मौसम किस प्रकार का होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तारपूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल से सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों प्राकृतिक प्रदेश, ये क्या होता है, प्राकृतिक प्रदेश क्या होता है। तो दोस्तों जिस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, किसी क्षेत्र में एक वनस्पति में अगर बात करें तो किसी क्षेत्र में एक तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, एक ही तरह के वनस्पति मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। अगर झारखंड के क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या आपको महुआ का पेड़ मिलेगा, पलास का पौधा मिलेगा, शीशम, ये सब चीज़, महुआ, आम, कटहल, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। ठीक, अगर आप तो थोड़े क्या बोलते हैं, अगर किसी वर्षावन वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे रोजवुड, इस सब के महोगनी जो पौधे होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग देखते हैं किसी के खास क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष में एक तरह की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पे एक तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में दूसरे भिन्न पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इसी क्षेत्र हम लोग प्राकृतिक प्रदेश भी बोलते हैं, ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों में समानता पाई जाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रदेश बोलते हैं। इसमें हम लोग प्राकृतिक प्रदेश को दोस्तों अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे जलवायु प्रदेश अलग अलग हो जाते हैं, जैसे मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, मतलब इस प्रकार के जलवायु प्रदेश, मतलब वहाँ पे क्या होता है, जलवायु की समानता होती है। एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश में जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार की बात करें, कृषि में बात करें तो कृषि क्षेत्र को, कृषि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की कृषि की जाती है उस प्रकार की कृषि जलवायु प्रदेश हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उस प्रकार की जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश में उस प्रकार की खेती की जाती है, दूसरे में दूसरे प्रकार की खेती की जाती है। जैसे अगर बात करें गंगा के मैदान घाटी में बात करें तो वहाँ पे आपके किस प्रकार की कैसे खेती की जाती है, धान चावल की, धान की। वही पंजाब के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, गेहूँ की ज़्यादा फसल, गेहूँ का ज़्यादा उत्पादन होता है, तेल का ज़्यादा उत्पादन होता है। वही आप दार्जिलिंग के क्षेत्र में चल जाओगे तो वहाँ पे चाय, कॉफ़ी का उत्पादन, चाय का उत्पादन होता है। वही आप दक्षिण क्षेत्र में आओगे तो वहाँ पे केरल के तट में देखेंगे नारियल का उत्पादन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश में भी बांट सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग उद्योग के क्षेत्र में भी बांटते हैं इसको। ठीक है, और जिस प्रकार के, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का उद्योग होता है उस क्षेत्र में उसको उस दूसरे उद्योग से वो होता है, भिन्न होता है। तो इस तरह से हम लोग उद्योग में, कृषि में, फिर जलवायु में विभिन्न वनस्पति रूप में हम लोग बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक प्रदेश क्या होता है, ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और मानवीय तत्वों में समानता पाई जाती है। मतलब एक प्राकृतिक प्रदेश में एक तरह की समानता पाई जाएगी, ठीक है, दूसरे से भिन्न होगी। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रदेश बोलते हैं। एक प्राकृतिक प्रदेश दूसरे प्राकृतिक से पूर्णतः भिन्न होता है। अभी मैंने जिस प्रकार एक्सप्लेन किया दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन वन कहाँ पे दोस्तों, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ब्राजील में। ठीक है, अमेजन के जंगलों में जिसको बोलते हैं अमेजन के जंगल। तो अमेजन बेसिन, अमेजन जो है, अमेजन नदी के तट पे जंगल है, उसको अमेजन जंगल बोलते हैं। ठीक है, अभी ये कहाँ पे बात होगी तो विस्तार, इसका बात करें तो विस्तार, तो दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखीय प्रदेश में कितने से कितना तक इसका विस्तार है, तो 0 से 10 डिग्री अक्षांश के आसपास इसका विस्तार है। ठीक है, 0 से 10 डिग्री विस्तार की बात करें। इसकी खोज किसने की, तो स्पेन के अन्वेषकों द्वारा, स्पेन के खोजी यात्रियों द्वारा इसका खोज की गई। ठीक है, और इसका नामांकन अमेजन क्यों रखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे जो
लोग रहते थे, अमेजन बेसिन में जो लोग निवास करते थे, वो एक अलग किस्म के पहनावा होता था उनका, ठीक है। तो स्पेन के यात्री जब वहाँ पे गए, वहाँ पे उस जंगल में, तो वहाँ पे जो उन लोगों को देखा, तो वो जो उनका ड्रेसिंग सेंस जो था, उनको एक महिला आक्रमणकारी है स्पेन में, ठीक है, महिला आक्रमणकारी, रोमन साम्राज्य के महिला आक्रमणकारी की तरह उनका वस्त्र परिवेश था, ठीक है। उन्हीं अमेजन्स, जिसको अमेजन्स बोलते थे स्पेन यात्री, तो उन्हीं के नाम पे उनका क्या नाम रखा गया, अमेजन, ठीक है। अमेजन का वन, अमेजन जंगल हो गया, फिर अमेजन नदी हो गया, नदी घाटी क्षेत्र में लोग रहते थे, तो उसका नाम भी अमेजन लोग हो गए, ठीक है। वस्त्र परिवेश बोलते हैं क्या, रोमन साम्राज्य की महिला आक्रमणकारी अमेजोन्स के नाम, अमेजोन्स के जैसा था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, अमेजन, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रवाहित क्षेत्र, तो ये बात करें तो पश्चिम में ये कहाँ से, इंडीज पर्वत से उत्पन्न होता है अमेजन नदी, ठीक है, इंडीज पर्वत से उत्पन्न होता है, और अटलांटिक महासागर में, पूर्व में अटलांटिक महासागर में जाकर इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। अमेजन एवं उसके सहायक नदियाँ मिलकर के उसके अमेजन बेसिन का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे नदी बड़ी बेसिन है अमेजन बेसिन, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ठीक है। इसमें एक नदी है मेरिडा, कौन सी, मेरिडा, मेरिडा जो है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब बात करें दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अमुना है, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं मेरिडा जो है अमेजन नदी के सहायक नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में है, ठीक है। ये भी कहाँ से निकलती है, तो ये भी वहाँ इंडीज पर्वत से निकलती है और अमेजन नदी में आके मिलती है, ठीक। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो बात करें इसके क्षेत्र में हम लोग देखते हैं ब्राजील आता है, आपका पेरू आता है, ठीक है, बोलिविया आता है, इक्वाडोर आता है, कोलंबिया आता है और वेनेजुएला आता है। ये 4-5 देश है, 6 देश, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और बोलिविया और वेनेजुएला, ये इन देशों का नाम रखिए दोस्तों। इन देशों में अमेजन बेसिन का विस्तार है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों इस क्षेत्र में जलवायु कैसी पाई जाती है, तो ये दोस्तों 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के आसपास में, मतलब भूमध्य सागर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, मतलब विषुवतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पे जो है गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है, गर्म और आर्द्र, क्योंकि जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पे सूर्य जो है वो वर्ष में 2 बार चमकता है, और प्रतिदिन वहाँ पे हम लोग देखते हैं वहाँ पे तापमान क्या होता है, हाई होता है। अब जहाँ पे दोस्तों हमेशा सूर्य की लाइट रोशनी पड़ेगी, तो वहाँ पे तापमान तो अधिक होगा ही, ठीक है, तो तापमान हाई होता है। अब इस क्षेत्र में जो है देखते हैं नदी ज़्यादा है, समंदर के क्षेत्र है, तो समंदर क्षेत्र में हम लोग देखते हैं क्या, जलवायु, अब वहाँ पे गर्म होगा तो पानी का क्षेत्र है, महासागर है, तो वहाँ की क्या होगा, वायु आर्द्रता उसमें फैलेगी, बनेगी, ठीक है, फैलेगी, आर्द्रता होगी तो वो भारी होगी, ठीक है। आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। इस कारण से हम लोग देखते हैं प्रतिदिन क्या है, दोपहर के बाद यहाँ पे बादल छाए रहते हैं, घनघोर वर्षा होती है, ठीक है, बिजली कड़कती है और वर्षा होती है अचानक से, ऐसा नहीं है, प्रतिदिन होता है, ठीक है। यहाँ पे सुबह के मौसम एकदम साफ रहेगा, दोपहर के बाद मौसम परिवर्तन होना प्रारंभ होता है, और हम लोग देखते हैं तीव्र एकदम घनघोर बिजली कड़कती है और घनघोर वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक। दिन का तापमान यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, रात का तापमान क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, लेकिन आर्द्रता जो है, आर्द्रता वो है क्या, समान होती है, इसके कारण से बॉडी चिंचिनाहट एकदम पूरा आता है, हम लोग देखते हैं बॉडी चिंचिनाहट हो गई, ठीक है। जब देखते हैं दोस्तों पूर्वी हवा चलती है, उस टाइम पे हम लोग का बॉडी में एकदम अजीब सी गर्मी लगती है, ठीक है, बॉडी चिंचिनाहट जैसे लगती है। दिन के तापमान यहाँ पे होता है हाई, रात का तापमान कम होता है, और आर्द्रता यहाँ पे समान होती है। तो कुछ विद्वानों ने यहाँ पे वर्ष भर मौसम क्या है, एक समान रहेगा, ठीक है, जलवायु यहाँ पे मौसम एक समान रहेगा, तो जिस कारण से कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि जो यहाँ पे रात का जो समय है उसी को शीतकाल माना गया, ठीक है, जलवायु परिवर्तन लगभग नहीं होता यहाँ पे, रात को ही शीत ऋतु माना विद्वानों ने, ठीक। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे वनस्पति और वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अमेजन जो है, अमेजन आपका सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, सेकेंड सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। पहले सबसे बड़ी नदी कौन सी, लंबी नदी कौन सी दोस्तों, नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी है विश्व की, ठीक है, नील नदी। तो अमेजन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। इसके क्षेत्र की बात करें, ये सॉरी इसके प्रभावी क्षेत्र की बात करें, कितना किलोमीटर तय करती है, तो 6 या 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, सबसे सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट रिवर 6400 किलोमीटर ये सफर तय करती है, ठीक। इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं सदाबहार वन पाए जाते हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा वर्षा होती है, तो इस क्षेत्र में हम लोग देते हैं सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, उच्च ताप व वर्षा यहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे और इन सदाबहार वनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्वा वन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल्वा वन। एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों कि सेल्वा वन क्या है। सेल्वा वन आपके अमेजन में सदाबहार वन जो है उसका नाम सेल्वा वन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जो वन है दोस्तों वो 50 मीटर से अधिक ऊंचाई देखते हैं, और यहाँ पे जो वनों के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां जो है वो चौड़ी पत्तियां वाले पौधे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सूर्य की रोशनी हम लोग देखते हैं यहाँ पे धरातल तक पहुंच नहीं पाती है। इसके बारे में सदाबहार वन के बारे में विशेषता में हमने पिछले कक्षा में चर्चा की प्राकृतिक वनस्पति में कि सदाबहार वन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है वो धरातल तक पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती है? तो जो लताएं होती हैं, जो लताएं वो पूरे वन को क्या किया हुआ, कवर किया हुआ है अपनी लताओं से, बेल की लताओं से, तो जिसके कारण सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। जो पत्ते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा हर मौसम में। आप बोलेंगे कि पत्ते झड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब इस पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं तो कुछ समय बाद दूसरे पेड़ के पत्ते झड़ेंगे, तो जिसके कारण हमेशा किसी न किसी पेड़ पे हमेशा के पत्ते रहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ सदाबहार वन दिखता है, सदा हरियाली दिखती है वहाँ पे। ठीक है, सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं पहुंच पाती। अब यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? तो महोगनी हो गया, आपका रोजवुड हो गया, रबर हो गया, एबोनी हो गया, सिलिकोना हो गया, ये और काराना ओबा, ये प्रमुख वृक्ष है यहाँ पे सदाबहार वन में पाए जाने वाले, अमेजन के जंगल में पाए जाने वाले कुछ वृक्ष है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हमने अमेजन बेसिन के क्षेत्र के बारे में, प्रवाह क्षेत्र के बारे में, विस्तार के बारे में और जलवायु के बारे में और वनस्पति के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग यहाँ पे पक्षियों और निवासियों के बारे में अध्ययन करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पक्षियाँ पाई जाती हैं उसमें से टुकुन है। ठीक है, टुकुन हो गया आपका, हमिंग बर्ड हो गया आपका, और आपके गुंजन पंछी। ठीक है, एग्जाम से पूछे जाते हैं ये सब चीज़ कि टुकुन कहाँ की पक्षी कहाँ पाई जाती है, हमिंग बर्ड मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, गुंजन पंछी कहाँ पाए जाते हैं। फिर इसके पशुओं के बारे में, वृक्षों के बारे में, यहाँ के निवासी को क्या कहा जाता है, इनके द्वारा घर जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। हमेशा सीटेट के एग्जाम्स हो या फिर एस्टेट के एग्जाम्स हो या टीचिंग भर्ती परीक्षाओं हमेशा इन सब प्रश्न आते हैं, तो अच्छे से अध्ययन करेंगे और गहनता से अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? टुकुन हो गया आपका, गुंजन पक्षी, आपके हमिंग बर्ड हो गया। हमिंग बर्ड जो है दोस्तों ये इसको सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी है। ठीक, इसको हम लोग हमिंग बर्ड बोलते हैं। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजन के बेसिन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, टुकुन, गंजन, हमिंग बर्ड हो गया, रंगीन पक्षी हो गया। प्राणियों में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्राणी है मतलब जानवर जो पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से थे? आपके बंदर हो गया, सांप हो गया, आपका स्लॉथ हो गया, टेपिर हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप, अजगर, एनाकोंडा ये इसके बारे में मैंने पिछली कक्षा में भी चर्चा किया। एनाकोंडा का पाया जाता है अमेजन के जंगल में ही पाया जाता है। ठीक, इसमें कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? बंदर, स्लॉथ, टेपिर, मगरमच्छ, सांप, अजगर और एनाकोंडा, और बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े, क्योंकि वर्षा वन के क्षेत्र है तो वहाँ पे जैव विविधता का क्षेत्र है और जैव विविधता का हॉटस्पॉट होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं और बहुत किस्म के पक्षी और प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें दोस्तों, यहाँ पे निवासी जो निवास करते हैं इन क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं? इसकी जलवायु के लिए, इस क्षेत्र में जलवायु के लिए क्या उसके लिए सुटेबल है, उस सारी चीज़ें के बारे में देखते हैं। तो ये जो विषुवतीय क्षेत्र है, अमेजन बेसिन जो क्षेत्र है वो कहाँ से 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ के विषुवतीय क्षेत्र है, एक विषुवतीय जलवायु पाया जाता है। तो जो ये मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं है दोस्तों। अब मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं होगा तो यहाँ पे जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी? विरल होगी, मतलब बहुत फैली हुई, मतलब बहुत छोटी जनसंख्या होगी, बहुत कम जनसंख्या होगी। जनसंख्या क्या होगी? विरल होगी। और यहाँ पे जो इस क्षेत्र में जो मूल निवासी, जो बहुत पहले से यहाँ पे जो मूल निवासी क्या होता है, जो वहाँ पे वहीं पे जन्म हुआ है, शुरू से वहीं पैदा हुआ, उत्पत्ति वहीं से हुई है। ठीक है, जिस क्षेत्र की बात करें, अगर बात करें दोस्तों मक्का का मूल उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो वो कहाँ है? मक्का का मूल उत्पत्ति आपका यूएसए। वो भारत में उत्पादन जरूर किया जाता है पर लेकिन वहाँ पे मक्का का मूल उत्पत्ति आपका यूएसए। इसी तरह हम लोग आदमी की बात करें, अगर बात करें तो भारत में जो क्या बोलते हैं आर्य जो है, आर्य बोलते हैं, आर्य कहाँ से आए? तो मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए हैं। तो इसी तरह देखते हैं यहाँ पे जो मूल निवासी हैं, अमेरिका के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? रेड इंडियन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ जो
आपके अमेजन बेसिन के मूल निवासी हैं उसको क्या कहा गया, इंडियन कहा गया। क्या कहा गया, इंडियन। आप सोचेंगे दोस्तों सिर्फ भारत के लोगों की इंडियन ही कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका में जो मूल निवासी है उसको भी रेड इंडियन बोलते हैं। यहाँ पे जो अमेजन के बेसिन में जो क्षेत्र के जो लोग हैं उसको भी इंडियन बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करें, एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों ये इंडियन शब्द कहाँ से आया, क्या उत्पत्ति इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे एक दिन, चिंता मत कीजिए। मुख्य जो इन लोगों के मुख्य व्यवसाय है, मुख्य क्रियाकलाप है, वो लोग किस प्रकार अपने जीवन चला रहे थे, किस प्रकार से, तो इन लोग क्या कार्य करते थे, तो ये लोग आखेट और संग्रहण करते थे। आखेट मतलब शिकार करना और उसके संग्रहण करना, ठीक है। और कुछ लोग हम लोग देखते हैं दोस्तों आखेट और संग्रहण के साथ साथ कृषि भी करते थे, ठीक है। कृषि यहाँ पे देखते तो मुख्य फसल में कौन कौन से उत्पादन करते थे, तो ये लोग अनानास का उत्पादन करते थे, अनानास का, फिर शकरकंद का और टोपियोका, ठीक है, टोपियोका, ये आपके मुख्य फसल है, यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ठीक। पर ये लोग जो है स्थानांतरित कृषि करते थे, इसका उत्पादन तो करते थे लेकिन किस रूप में, स्थानांतरित कृषि के रूप में। परंपरागत कृषि के रूप में हम लोग जानते हैं स्थानांतरित कृषि मतलब कर्तन धन प्रणाली की बोल सकते हैं। मतलब इस क्षेत्र के यहाँ पे पहले जंगलों को साफ किया जाता था, फिर वहाँ पे जंगलों को साफ के बाद उसको उत्पादन के लायक बनाया जाता। उत्पादन के बाद जब यहाँ पे इसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं और दूसरे क्षेत्र को वहाँ पे साफ करते हैं, फिर वहाँ पे जलाया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पे खेती की जाती है। इस प्रकार की हम लोग स्थानांतरित कृषि यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और ये क्षेत्र देखते हैं हम लोग दोस्तों कि यहाँ पे खनिज की उपलब्धता होती है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग देखते हैं खनन का कार्य भी किया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो ये लोग जो मकान बना रहे थे घर रहने के लिए वो किस प्रकार के थे, तो ये लोग जो घर बना रहे थे वो लकड़ी के घर के थे, ठीक है, लकड़ी के बने होते थे। और मधुमक्खी का छत्ता जो है, मधुमक्खी छत्ता के आकार वाले छप्पर होता था इनका, ठीक है, छत्ता होता था लकड़ी के घर के छप्पर जो बोलते हैं, ठीक है, उसको वो कैसा था, तो वो मधुमक्खी के आकार का होता था। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि मधुमक्खी के आकार के छप्पर किन क्षेत्र के लोगों के निवास स्थल है, किस प्रकार के लोगों का निवास स्थल। इस प्रकार इग्लू के बारे में प्रश्न आते हैं, इस प्रकार मधुमक्खी के आकार के छप्पर से भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। अपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो लोग रहते थे ये मलोका, जो घर बनाते थे उसको मलोका कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, मलोका, ठीक है। ये एक प्रकार का अपार्टमेंट होता था, इसका छत जो है वो तीव्र ढाल होता था, ठीक है। अपार्टमेंट जैसा मकान बनाते थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलोका बोलते हैं, और इसका ढाल कैसा होता है, तीव्र ढाल होता है, ठीक है। दोस्तों हम लोग देखते हैं 1970 के दशक में यहाँ पे अमेजन ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया जाता है, ठीक है। एक सड़क मार्ग बनाया जाता है जो अमेजन के जंगलों के बीचों बीच में होता है, ठीक है, ट्रांस अमेजन महामार्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका निर्माण के बाद हम लोग देखते हैं कि जो मूल आबादी वहाँ के रहने वाली मूल आबादी है वो शिफ्ट कर जाती है, ठीक है, दूसरी जगह क्या होता है, स्थानांतरित हो जाती है, ठीक। आगे दोस्तों हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन कहाँ है दोस्तों, तो बात करते हैं भारत का मध्य भारत के क्षेत्र जो है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका पश्चिम बंगाल में क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड से निकलने के बाद इन क्षेत्रों में प्रभावित होते हुए आप फिर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, फिर उसके बाद सुंदर डेल्टा बनाते हुए वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी आप देखते हैं तिब्बत से में सांगपो कहते हैं उसको, फिर आप अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं एक वंश के साथ वो अंदर भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर असम के क्षेत्र में उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे उसके बाद फिर गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये नदी, दोनों नदी और इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं वो सारे मिल करके देखते हैं एक नदी बेसिन का निर्माण करती है, जो इसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें इस क्षेत्र में जीवन किस प्रकार का है, जलवायु किस प्रकार का है, यहाँ पे विस्तार इसका कैसा है, ठीक है, वन्य जीव कैसे हैं, यहाँ पे निवासी किस प्रकार के लोग रहते हैं और इसके यहाँ के निवासी किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, प्राणी कैसे, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके एक बिंदु पे डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। दोस्तों लाइक करते हुए चले दोस्तों और शेयर करते हुए चले, ठीक है। तो स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र जो है नदी और उसकी सहायक नदी, ठीक है। अब इसमें सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक, वो भी देखते हैं। सहायक नदियों के द्वारा इस बेसिन का निर्माण होता है। अभी इससे पहले हम लोगों ने
एक सदाबहार वन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, विषुवतीय जलवायु पाया जाता है वहाँ पे। अभी मैंने अमेजन बेसिन के बारे में चर्चा किया, ठीक है। अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाद एक दूसरा टॉपिक हम लोग का क्षेत्र है उपोष्ण प्रदेश, है ना। उपोष्ण प्रदेश, उपोष्ण प्रदेश कब स्टार्ट होगा? तो कर्क रेखा के ऊपर जो क्षेत्र है, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर मतलब नॉर्थ, ठीक है, कर्क रेखा कितने पे है? तो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पे एक हम लोग बात करते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उपोष्ण जलवायु क्षेत्र बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। इसका विस्तार की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ पे 21 डिग्री नॉर्थ अक्षांश मतलब 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इसका क्षेत्र है। कहाँ पे? कौन सा नदी? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, अब गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? आपकी घाघरा हो गई, गंडक हो गया, आपका सोन हो गया, चंबल है, फिर क्या बोलते हैं हम, आपकी यमुना नदी होगी, कोसी होगी, रामगंगा हो गया, शारदा हो गया, ठीक है। बहुत सारी इस प्रकार की बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करें तो आपका दिहांग हो गया, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, फिर हम लोग देते हैं लोहित हो गया आपका, ठीक है। सहायक नदियों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तीस्ता नदी होगी या फिर, तो सहायक नदी से दोस्तों हमेशा प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, मिलान करें। मिलान करने के लिए प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लें। गंगा की सहायक नदियों में आपके तो आपके घाघरा हो गया, सोन, चंबल, फिर गंडक, यमुना, कोसी और बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में देखते हैं दिहांग, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, तीस्ता। तो ये सारी नदियां जो है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें गंगा के जो विस्तार है, अगर बात करें तो चौहदी बोलते हैं हम लोग इधर भाषा में, चौहदी बोलते हैं। मतलब चारों साइड क्या क्या चीजें हैं कि मतलब किस क्षेत्र की सीमा के बीच में क्षेत्र, इसका सीमा किस प्रकार है, तो पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, इस सारी चीजों के बारे में। तो इसके ईस्ट में जो बात करें दोस्तों, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है उसके ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, मतलब पूरब में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में हम लोग देखते हैं दिल्ली उच्च भूमि है, दिल्ली उच्च भूमि के द्वारा हम लोग देखते हैं या सिंधु नदी जो तंत्र है उससे क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। आगे बात करें तो साउथ मतलब दक्षिण में बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हम लोग देखते हैं। और उत्तर में हिमालय पर्वत है, जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है, हिमालय पर्वत है आपकी ये चीज, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो इसकी मुख्य विशेषता के रूप में हम लोग देते हैं हिमालय जो पर्वत है उसके गिरिपाद जो है, गिरिपाद और आपके ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा, इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं चापाकल झील भी बनाता है। तो ये सारी चीजें इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक। आगे बात करें दोस्तों इसकी जलवायु कैसी है, तो जलवायु में हम लोग देखते हैं मानसूनी जलवायु है। मानसूनी भारत में मानसून कब प्रवेश करता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप दोस्तों। भारत में मानसून कब प्रवेश करता है और किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, ठीक है। और भारत में किस क्षेत्र में बात करें तो राज्य की बात नहीं, किस क्षेत्र में भी सबसे पहले भारत मानसूनी जलवायु मानसून के पवने हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवने हैं, वह सबसे पहले किस प्रदेश में, झारखंड भारत के किस प्रदेश में किस क्षेत्र में मतलब पहुंचती है, सबसे पहले वर्षा कराती है। तो ये चीज भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मानसून काल कब से कब तक है दोस्तों, तो मध्य जून से, इस क्षेत्र में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में मानसून काल है। इस क्षेत्र में इसमें हम लोग देखते हैं इस टाइम पे वर्षा अधिक होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है इस टाइम पे, ठीक है। जलवायु कैसी यहाँ की, तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। आगे बात करें तो इसकी यहाँ से ग्रीष्म ऋतु हम लोग देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया जो अमेजन बेसिन में, तो वहाँ पे जो जलवायु क्या थी, वर्ष भर समान थी। दिन में तापमान गर्म, रात में तापमान ठंडा और आर्द्रता इक्वल रहता था। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे जलवायु हमेशा क्या होता है, समान रहता है। पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं गंगा नदी बेसिन में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो ग्रीष्म काल है आपका गर्म होता है और आर्द्रता होती है जहाँ पे, ठीक है। और जो शीतकाल है, शीतकाल कब से स्टार्ट होता है, तो नवंबर दिसंबर के जनवरी महीने का जो क्षेत्र है टाइम पीरियड है वो क्या आपका ग्रीष्म शीतकाल है, ठीक है। तो शीतकाल में हम लोग देखते हैं जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है मौसम और शुष्क जलवायु होता है, ठीक है।
ग्रीष्म काल कैसा है? आर्द्रम, गर्म एवं आर्द्रम और आर्द्र, और शीत जलवायु ठंडी एवं शुष्क है। ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पे विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बेसिन। आगे दोस्तों बात करें तो वनस्पति यहाँ पे किस प्रकार के पाए जाते हैं और वन्य जीव किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं दोस्तों, मैदानों में जो है वनस्पति जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे गंगा के क्षेत्र में हम बात करें तो गंगा क्षेत्र में हम लोग देखते हैं सागवन, ठीक है, शीशम, पीपल, आम, ठीक है, बहुत सारी इस प्रकार के बहुत सारे जो है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, उसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये क्या बोलते हैं? मानसूनी जलवायु क्षेत्र है, तो यहाँ पे इस प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें ब्रह्मपुत्र के जो क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग देखते हैं बांस एक क्या बोलते हैं बहुत मुख्य रूप से वहाँ पे पाया जाता है। बांस का उत्पादन भी होता है। बांस के द्वारा विनिर्मित जो क्षेत्र क्या बोलते हैं उत्पाद होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, बांस द्वारा निर्मित चीज़ें यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ के लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक, डेल्टा क्षेत्र में हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, आपका सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण सुंदरवन डेल्टा का नाम भी हम लोग देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा पड़ा सुंदरी नामक वृक्ष के कारण, तो मैंग्रोव वन यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बांस पाए जाते हैं, बेत पाए जाते हैं। ठीक, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटेट में पूछा गया है बहुत बार कि सुंदरवन डेल्टा का नामांकन किस पेड़ के कारण हुआ है? तो ये आपके सुंदरी वृक्ष नामक वृक्ष के कारण सुंदरवन डेल्टा का नामांकन हुआ। ठीक, अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्र में तो जो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पे हम लोग देखते हैं चीड़ हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया, इस प्रकार के जो पेड़ है आपके पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें दोस्तों प्राणी में देखते हैं मैदानी क्षेत्र में प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं। तो प्राणी में हाथी हो गया, बाघ हो गया, आपका हिरन हो गया, बंदर हो गया। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो एक सिंह वाला गेंडा। ठीक है, एक सिंह वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा के जो अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं एक सिंह वाला गेंडा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे असम के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो डेल्टा में किस प्रकार के आपके प्राणी पाए जाते हैं। तो बंगाल टाइगर जो बोलते हैं हम लोग, बंगाल टाइगर, ये यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। मगरमच्छ पाया जाता है, घड़ियाल पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है, नदी में है, वहाँ पे सुसु नामक एक सुसु या फिर अंधी डॉल्फिन के नाम से हम लोग एक समुद्री जीव को देखते हैं, डॉल्फिन देखते हैं, जिसका नाम क्या है? सुसु है। हमेशा एग्जाम में प्रश्न आया है इससे, सुसु या फिर अंधी डॉल्फिन, सुसु क्या है यह हमें पूछा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, किस बेसिन में पाया जाता है या फिर किस नदी में पाया जाता है? तो ये गंगा और जो ब्रह्मपुत्र के जो नदी है इसके क्षेत्र में हम लोग देखते हैं सुसु और आंधी डॉल्फिन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जिस नदी में पाए जाएंगे दोस्तों, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये स्वच्छ जल की निशानी है। अगर नदी का जो जल है वो स्वच्छ है तो वहाँ पे आपके ये पाए जाएंगे। अगर नदी ये अगर वहाँ पे पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो पानी जो है वो स्वच्छ है। ठीक है, आगे हम लोग इसके प्राणी के साथ हम लोग निवासी के क्षेत्र में निवासी यहाँ पे कौन कौन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आगे बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो बेसिन है वहाँ पे किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, उसका निवास स्थल के बारे में और किस प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। तो निवासी जो यहाँ पे हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। क्या दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु किस प्रकार का है? तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पे लोग क्या हो गए, जब ठंडा है मतलब जलवायु क्या अनुकूल नहीं है, तो अब जब जलवायु अनुकूल नहीं रहेगा तो वहाँ पे लोग क्या होगा, बहुत कम निवास करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे विषम जलवायु पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में और जनसंख्या क्या है आपका विरल है। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं मैदानी इलाकों में आते हैं तो मैदानी इलाकों में क्या है, वहाँ पे जलवायु क्या है, रहने लायक है, परिस्थितियाँ मैदानी क्षेत्र है, नदी है, जल की उपलब्धता है, कृषि के लिए क्षेत्र है, फिर जलवायु आपके जलवायु जो है रहने लायक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे जलवायु जो अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या क्या है
सघन है, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं क्या उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कृषि कार्य की बहुलता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कृषि कार्य किया जाता है यहाँ पे, ठीक। अब कृषि कार्य किया जा रहा है तो यहाँ पे किस प्रकार के फसल उत्पादन किए जाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पे जो धान है वह यहाँ की मुख्य फसल है, धान जो है मुख्य फसल है। और जो चावल बात करें, चावल जो है इन लोगों के प्रमुख मुख्य आहार है, मतलब खाने में हमेशा ये चावल यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक, बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह लोग देते हैं, सुबह चावल खाते हैं, दोपहर में। और चावल के बने जो क्या बोलते हैं अन्य पदार्थ बोल सकते हैं, तो वो चीज़ लोग यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं, मतलब चावल की ज़्यादा खपत होती है यहाँ पे इस क्षेत्र में, ठीक। अब बात करें तो यहाँ पे और कौन कौन से फसलें उत्पादन किया जाता है, तो गेहूँ हो गया आपका, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक, चना हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ठीक है। तो इस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। जूट का उत्पादन हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से आपका पश्चिम बंगाल क्षेत्र में होता है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे केले, आम, अमरूद, लीची के बागान पाए जाते हैं और इन फलों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है किस क्षेत्र में, आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में, ठीक है। हम लोग देखते हैं सिल्क, यहाँ पे जो सिल्क का उत्पादन किया जाता है, सिल्क का उत्पादन आपके बिहार के भागलपुर इलाके में और असम में किया जाता है, ठीक है। चाय का उत्पादन देखते हैं, असम हो गया आपके और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कहाँ, दार्जिलिंग क्षेत्र। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों प्रमुख नगर कौन कौन से इस क्षेत्रों के आसपास में, मतलब इस गंगा क्षेत्र, गंगा के आसपास में है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में जो प्रमुख नगर हैं बात करें तो हम लोग देखते हैं आपके पटना हो गया आपका, प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आपके कानपुर हो गया, आपके वाराणसी। इसके हम लोग आबादी की बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर है ये ऊपर, ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर ये है, ठीक। अगर बात करें दोस्तों तो यातायात की यहाँ पे सुव्यवस्थित तंत्र है, ठीक है, सुविकसित तंत्र यहाँ पे यातायात की जो है यातायात की देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सड़क और रेलवे मार्ग का जो है जाल बिछाया हुआ है, जिसके कारण बहुत यातायात बहुत बहुत कहते हैं ज़्यादा सामानों के यहाँ से वहाँ लोगों का आवाजाही होता है, ठीक है। अगर बात करें पर्यटन के बारे में, इस क्षेत्र के पर्यटन के बारे में, तो पर्यटन के रूप में यहाँ क्षेत्र जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके धार्मिक पर्यटन क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन, ठीक है, बहुत मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक पर्यटन मुख्य रूप से होते हैं। आपका पटना में हम लोग देखते हैं गोलघर, ठीक है, पटना का गोलघर, हम लोग पटना में NIT घाट जिसको गंगा आरती के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे पटना का जू भी है आपका, तो इसी चीज़ हम लोग देखते हैं वहाँ पे पटना में, ठीक है। आपका गंगा नदी के जो क्षेत्र है वहाँ पे वो लोग बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक। आगे बात करें आगरा में ताजमहल आपका है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं गया में हम लोग बौद्ध स्तूप हो गया। हम लोग पटना में दोस्तों यहाँ पे नालंदा क्षेत्र में हम लोग वैसे कि प्रथम यूनिवर्सिटी के रूप में नालंदा देखते हैं, तो वो क्षेत्र भी आपका कहाँ पे, पटना के आसपास के क्षेत्र में नालंदा में है, ठीक है। तो हम उसके बाद फिर गया में हम लोग बौद्ध स्तूप देखते हैं, ठीक है। यहीं भी हम लोग देखते हैं गया में हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध को वहाँ पे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों लखनऊ जो क्षेत्र है वहाँ पे इमामबाड़ा हो गया। लखनऊ में बहुत सारे और जैसे भूल भुलैया हो गया आपके, तो यहाँ पे लखनऊ में है। वाराणसी आपके एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे गंगा नदी के आसपास गंगा तंत्र हम लोग देखते हैं। वाराणसी में हम लोग क्या बोलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्षेत्र भी आपके प्रमुख हो जाते हैं, ठीक है। असम में हम लोग बात करें तो काजीरंगा वन अभ्यारण्य, ठीक है, काजीरंगा हो गया आपका मानस वन अभ्यारण्य, ठीक है। ये सब चीज़ देखते हैं। बिहार में आपके बेगूसराय में कांवर पश्चिम बिहार में देखते हैं, 25 जिले देखते हैं बिहार में, ये सारी चीज़ें आपके बिहार में भी है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये क्षेत्र जो है एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में, ठीक। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों कि जो पर्यटन के रूप में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन मुख्य रूप से यहाँ पे किया जाता है। यह क्षेत्र आपके पर्यटन के लिए भी लाभदायक है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों तो ये क्षेत्र में किस प्रकार जो प्रमुख फल है वो प्रमुख फल जो है उसका उत्पादन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो जो केला का उत्पादन किया जाता है वो आपका भागलपुर हम लोग जानते हैं केला के लिए जाना जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पे आपके केरला में हम लोग देखते हैं, बिहार हो गया आपका, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, ये केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। अमरूद में हम लोग देखते हैं इलाहाबाद में और पूर्वी यूपी में इसका
उत्पादन किया जाता है। लीची में हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। आम में देखते हैं बिहार हो गया आपका, पश्चिमी यूपी हो गया आपका, और वेस्ट बंगाल जो आपका आम का उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बताएं कैसी थी वीडियो, और जो जो मैंने बोला कमेंट के लिए वो चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।